तो भाइयों हबीब के कज़न उस्मान नुरमागोमेडोव जो कि करंटली पीएफएल के लाइट वेट चैंपियन है, अगर उनके बारे में आप सबको नहीं पता तो वो फिलहाल मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्री एजेंट बन चुके हैं। अब जिनको फ्री एजेंट नहीं पता, बेसिकली उस्मान नुरमागोमेडोव का पीएफएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब ना ही वो इस टाइम पर पीएफएल से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ना ही यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट करा है, ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन का। और जो भी फाइटर फ्री होता है, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे फ्री एजेंट बोलते हैं। और उस्मान नुरमागोमेडोव को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेने के लिए एक बहुत लंबी वॉर चल रही है, जो कि यूएफसी और पीएफएल के बीच में फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा हो रही है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि उस्मान नुरमागोमेडोव फाइनली यूएफसी में आएंगे या जेक पॉल पीएफएल का जो ओनर है ज्यादा पैसे दे के उस्मान नुरमागोमेडोव को रिटेन कर लेगा। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, इस वीडियो के अंदर अगस्त के महीने में होने वाली इंडियन एमएमए फाइटर्स बॉक्सर्स की सारी फाइट के बारे में बताऊंगा। मृदुल साइकिया, चुंगरेन कोरेन की यूएफसी के अंदर फाइट हो रही है। साथ ही साथ अभी जस्ट यहाँ पर इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत ने अनाउंस कराया कि उनकी नेक्स्ट बॉक्सिंग फाइट होने वाली है एमबीपी के बैनर के अंदर ही। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, मुझे पर्सनली पता है कि पिछले कुछ सालों में मुझसे सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन अगर आप सबने पूछा है तो उसमें से एक ये है कि उस्मान नुरमागोमेडोव कब यूएफसी के अंदर ट्रांजिशन करेगा और कब वो पीएफएल, पहले बेलाटोर में फाइट करता था जब बेलाटोर एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम से आपसे मुझसे पूछ रहे हो कि उस्मान फाइनली यूएफसी में कब आएगा। बहुत सारे लोगों को लगा था जब हबीब का रिटायरमेंट हो जाएगा तब आएगा। अब इस्लाम ने भी यहाँ पर लाइट वेट बेल्ट छोड़ दी है, अभी तक उस्मान नहीं आया। मैंने खुद से प्रेडिक्ट करा था कि मैं 2025 के एंड तक उस्मान नुरमागोमेडोव बेलाटोर छोड़ के यूएफसी में आ जाएंगे, बट वो चीज यहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाई। बट भाइयों, जो चीज मैंने आप सबको बताई थी कि उस्मान नुरमागोमेडोव का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक्चुअल चांसेस बनेंगे उनके यूएफसी में आने के, और फिलहाल के लिए उस्मान नुरमागोमेडोव का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो मैं आप सबको बताता हूं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो लास्ट वीक उस्मान नुरमागोमेडोव ने पीएफएल के इवेंट में आर्की कोलगन को यहां पर नॉकआउट करा फर्स्ट राउंड में, बहुत फैबुलस विक्ट्री ली, अपना बेल्ट डिफेंड करा और उसके बाद उसका पीएफएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उसके बाद यहां पर बेसिकली वॉर चल चुकी है। अगर आप सबको शायद फ्रंट स्टेज पे यहाँ पर सामने से पता नहीं चल रहा होगा, बट इस टाइम यूएफसी और पीएफएल आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लॉ कर रहे हैं उस्मान नुरमागोमेडोव को साइन करने के लिए। डेना वाइट से डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि क्या वो उस्मान में इंटरेस्टेड है, और डेना वाइट ने ओपनली बोला है कि वो उस्मान को डेफिनेटली चाहते हैं यूएफसी में लेने का। और इसका एक और एंगल भी यहाँ पर बनाया जाता है और वो है हबीब का एंगल, हबीब के फादर्स प्लान का एंगल। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर बोला जाता है कि हबीब के जो फादर अब्दुल मनाफ नुरमागोमेडोव थे, उन्होंने बेसिकली एक प्लान बनाया था इन तीनों के लिए, हबीब, इस्लाम और उस्मान के लिए। उनका प्लान बेसिकली ऐसा था कि पहले यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में हबीब चैंपियन बनेगा, हबीब के बाद इस्लाम महाचेव चैंपियन बनेंगे और इस्लाम महाचेव के बाद उस्मान नुरमागोमेडोव चैंपियन बनेंगे। ये उनका प्लान था बेसिकली। हालांकि उनकी बहुत अनटाइमली डेथ हो गई थी कोविड में, बट ऐसा कहा जाता है कि हबीब ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है और फादर्स प्लान को यहां पर वो कंप्लीट करने वाले हैं। और भाइयों, फादर्स प्लान के जो 2 हिस्से थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हबीब ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं, इस्लाम ऑलरेडी चैंपियन बनके नेक्स्ट डिवीजन में जा चुके हैं, बट जो थर्ड और फाइनल पीस है उसको कंप्लीट करने के लिए उस्मान को यूएफसी में आना पड़ेगा। अब भाइयों, आप सब सोच रहे होगे कि हाँ फिर इसमें क्या दिक्कत है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी पीएफएल का खत्म हो चुका है तो उस्मान तो सीधा सीधा यूएफसी में अब आ सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो भाइयों, दिक्कत यहाँ पर उसी चीज की है जिससे पूरे दुनिया के सारे लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, और वो दिक्कत है पैसा। तो देखिए भाइयों, ऑब्वियसली इस टाइम उस्मान नुरमागोमेडोव फ्री हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट से, बट उस्मान ने खुद से ये चीज रिवील करी है कि वो सिर्फ इस टाइम पर लेगेसी नहीं देख रहा, वो इस टाइम पर पैसे भी देख रहा है। अब यूएफसी में फाइट करने से उसकी लेगेसी बिल्ड होगी, जो फादर्स प्लान का थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट होगा, बट एट द सेम टाइम वो एक फाइटर है, उसको पैसे चाहिए, अपनी फैमिली को फीड करना है। इनफैक्ट उस्मान नुरमागोमेडोव ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि लेगेसी से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए यहाँ पर पैसे चाहिए, उसको अपनी फैमिली को फीड करना है, अपनी लाइफ को जीना है, और उसके लिए एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट उसको चाहिए। और जिस भी कंपनी, चाहे यूएफसी या पीएफएल, जो ज्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी उसके साथ यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव साइन करेंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद भाइयों बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हाँ भाई लेगेसी इंपॉर्टेंट है, अगर वो लेगेसी कंप्लीट करेगा तो एक बहुत लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी लोगों के दिमाग में, और डेफिनेटली वो चीज भी है। और दूसरी साइड है जो एक्चुअल रियलिटी है कि पैसा चाहिए होता है भाई, जिसकी जो वैल्यू है, उस्मान नुरमागोमेडोव की जो वैल्यू है वो उसको मिलनी चाहिए इस टाइम पर। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर चल क्या रहा है एक्चुअल बैक एंड में।
में, क्या यूएफसी उस्मान को पैसा देने के लिए रेडी नहीं है? डेफिनेटली यूएफसी उस्मान को पैसा देगी, लेकिन जो पीएफएल इस टाइम पर ऑफर करेगा वो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। अब आप कंपैरिजन में यहाँ पर देखो तो पीएफएल के अंदर उस्मान नूरमागोमेडोव ऑलरेडी चैंपियन है और शायद पीएफएल का सबसे पॉपुलर फाइटर भी है, क्योंकि वो हबीब वाला एंगल भी यहाँ पर जुड़ जाता है। और इस टाइम पर पीएफएल और मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस जो कि जेक पॉल की कंपनी है, जेक पॉल ऑलरेडी पीएफएल के अंदर भी इन्वॉल्व था, तो उन सबका मर्जर हुआ है यहाँ पर। और पीएफएल डेफिनेटली आगे के टाइम पे फ्यूचर के लिए सोच रही है और फ्यूचर के लिए उसको एक बहुत बड़ा स्टार चाहिए। देखो, ऐसे सिंगल स्टार्स ही होते हैं जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली उस्मान नूरमागोमेडोव के शोल्डर्स के ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबे टाइम से उस्मान ने यहाँ पर फाइट भी करा है पीएफएल में। इससे पहले बेलेटोर को जब पीएफएल ने खरीदा था तो वो बेलेटोर में फाइट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो उस्मान नूरमागोमेडोव को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और भाइयों, कंपेयर करें यहाँ पर यूएफसी के अंदर, तो यूएफसी में ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स हैं। हालांकि यूएफसी को अब अगले जनरेशन के स्टार्स भी बिल्ड करने, बट स्टिल उस्मान जब यूएफसी में आएंगे तो वो एक चैंपियन नहीं होंगे। और उस्मान से पहले भी बहुत सारे बेलेटोर के फाइटर्स यहाँ पर यूएफसी में आए, पीएफएल के फाइटर्स यूएफसी में आए, उनको आते ही सीधा ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला गया है, उनको आते ही सीधा ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, इवन दो वो पहले चैंपियंस रह चुके हैं। तो उस्मान नूरमागोमेडोव को जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कंपैरिजन बताऊं तो शायद पीएफएल के अंदर उनको $1 मिलियन पर फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन ये चीज तो गारंटीड है कि डेना व्हाइट उस्मान नूरमागोमेडोव को फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट $1 मिलियन का बिल्कुल भी नहीं देगा। एट मैक्स उस्मान नूरमागोमेडोव को शायद 250 के या एट मैक्स 500 के गारंटीड फाइट पर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट देगा। शॉन स्टिकलैंड को वो 500 के वाला कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे चैंपियन बनने के बाद भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस्मान को विदाउट चैंपियनशिप वो 250 के टू 500 के पे करेंगे पर फाइट के लिए। अब ये उस्मान के लिए चॉइस होगी कि वो 500 के अपना पे कट ले, उतने कम पैसे में फाइट करे। यूएफसी में कंपटीशन हम सबको पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, वो हैवी कंपटीशन फेस करे, फिर बाद में उसको डेफिनेटली $1 मिलियन $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बट उसको इनिशियली वो पे कट यहाँ पर सहना पड़ेगा किसी तरीके से, फिर यूएफसी में क्लाइंब अप करके वो पैसे वो कमा सकता है। तो ये भाइयों यहाँ पर रोड़ा टकरा है यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव के यूएफसी में आने का। यूएफसी उसको उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं कर सकती। अगर वो उस्मान को दे देगी, आगे आने वाले टाइम में किसी और फाइटर को साइन करेगी, उसको भी $1 मिलियन देने पड़ेंगे। वो स्टैंडर्ड वो सेट ही नहीं करना चाहती। यूएफसी बहुत कंट्रोल रखती है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे पावर, सारी जो नेगोशिएशन पावर्स होते हैं अपने पास रखना चाहती है। और ऑन द अदर हैंड पीएफएल अंधा पैसा फेंकेगी, जेक पॉल अंधा पैसा फेंकेंगे यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव को रखने के लिए। अब उस्मान ने तो सामने से ये स्टेटमेंट दिया है कि लेगेसी यहाँ पर पेट नहीं भरता है, पैसे एक्चुअल में चाहिए होते हैं अपनी फैमिली को, अपने कैरियर को सपोर्ट करने के लिए। और इस डिसीजन में भी अगर उस्मान नूरमागोमेडोव आगे जाके पीएफएल में भी रहता है तो भी मैं उस्मान नूरमागोमेडोव की इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि भाइयों ये रियलिटी है, एक फाइटर को पैसा ही चाहिए होता है। एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो तालियां होती है और हमारे जो बात होते हैं उनसे उनका पेट नहीं भरता। वो अल्टीमेट रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान का रिस्क लगा रहे हैं ऑक्टागन के अंदर, और वो अपने लिए यहाँ पर पैसे डिमांड कर सकती है। फाइट बिजनेस है, हम 1-2 दिन चीयर करके, 10 दिन चीयर करके, 1 साल चीयर करके छोड़ देंगे, लेकिन एक्चुअल उनको जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी वो उनको ही पता होती है। बाकी भाइयों, अगर हबीब नूरमागोमेडोव उस्मान को कन्विंस कर लेते हैं यूएफसी में आने का, तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की फाइट्स यहाँ पर बन सकती है। उस्मान वर्सेस टोपुरिया या उस्मान वर्सेस आरमान सारूकियन, भाई ये किस लेवल के नेक्स्ट लेवल मैचअप्स बनेंगे, और इनकी जो हाइप बनेगी यूएफसी के अंदर वो भी बहुत क्रेजी होगी भाई। और लाइट वेट डिवीजन के अंदर भाई एक फ्रेश फेस निकल के आएगा, उस्मान नूरमागोमेडोव की एंट्री होगी। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी कि ये नेक्स्ट लेवल प्रोडिजे है, हबीब का प्रोडिजे है उस्मान नूरमागोमेडोव, नेक्स्ट जनरेशन दागिस्तानी फाइटर है, वो भी सब कुछ टेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है कि बेलेटोर के फाइटर्स यहाँ पर यूएफसी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो डिबेट भी भाइयों कहीं ना कहीं वंस एंड फॉर ऑल सेटल डाउन हो जाएगी। क्योंकि अगर उस्मान नूरमागोमेडोव यूएफसी के अंदर फेल करता है तो ये जो स्टेटमेंट दी जाती है कि यूएफसी के पास सबसे बेस्ट, सबसे टफेस्ट फाइटर है, वो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत सारे पीएफएल के फाइटर्स यूएफसी में आके स्ट्रगल करते हैं, और जो यूएफसी के एवरेज टाइप ऑफ फाइटर है वो पीएफएल में जाके डोमिनेंट चैंपियंस बन जाते हैं। पास में उठा के देखो, बहुत सारी हिस्ट्री है। माइकल चैंडलर यहाँ के फेल हो गया,
पेट्रिसियो पिटबुल यहाँ आके फेल हो गया। अब ये चीज है कि ये सारे एज के बाद आए थे, आउट ऑफ टाइम में आए थे, बट स्टिल ये चीज आप देख सकते हो। और सिमिलरली आप देख सकते हो यूएफसी के काफी एवरेज फाइटर्स ग्रेगार्ड मुसासी, कोरी एंडरसन, इंपा कसानिया, ये सब यूएफसी से निकल के बेलाटोर, पीएफएल गया और उधर जाके तगड़े चैंपियन बन गए, अपने लिए बहुत अच्छा करा। तो इस तरीके से चलता है भाइयों। ऐसा माना जाता है एमएमए कम्युनिटी के अंदर कि यूएफसी के फाइटर सबसे तगड़े फाइटर होते हैं और एक्चुअल कंपटीशन अगर आपको फेस करना है तो आपको यूएफसी के अंदर ही मिलेगा। अब ये चीज यहाँ पर उस्मान की परफॉर्मेंस, अगर वो यूएफसी में आता है, अच्छा सक्सीड कर गया, तब तो डेफिनेटली इस चीज को टार्निश किया जाएगा। बट अगर वो अच्छा सक्सीड नहीं करता है यूएफसी में तो ये स्टेटमेंट और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के बारे में। जी हाँ भाइयों, अगस्त एक बहुत बड़ा महीना है यहाँ पर इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए। काफी सारी बड़ी एमएमए फाइट्स हो रही हैं, यूएफसी के अंदर फाइटर्स के जाने के चांसेस हैं, उनको यहाँ पर मौके मिले हुए हैं। साथ ही साथ इंडियन बॉक्सिंग के अंदर नीरज गोयत की भी नेक्स्ट बॉक्सिंग फाइट इसी महीने अगस्त के अंदर होने वाली है, अभी अभी जस्ट यहां पर अनाउंस हुई है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाइयों अपने इंडियन एमएमए फाइटर मृदुल साइकिया के बारे में। जी हां भाइयों, बहुत शॉकिंग न्यूज है, बट मृदुल साइकिया इस साल डेना वाइट कंटेंडर सीरीज के अंदर सेलेक्टेड है और इस बार मृदुल साइकिया की फाइट बिलाल हसन के अगेंस्ट होने वाली है। 11 अगस्त को यह फाइट आप देख सकते हो और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मृदुल साइकिया यहां पर फाइट को जीतते हैं तो डेना वाइट उनको खुद यहां पर यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकते हैं। लेकिन भाइयों यहां पर सबसे बड़ी चीज यहां पर सोचने की यह है कि जो बिलाल हसन यहां पर अपोनेंट है मृदुल साइकिया का, वो बहुत खतरनाक अपोनेंट है। वो कोई ऐसा वैसा अपोनेंट नहीं है, अनडिफीटेड है, अपनी लास्ट फाइट्स फिनिशेस निकाल के आया है, वॉलेंट फिनिशेस निकाल सकता है। और अगर मृदुल साइकिया का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एज एन इंडियन अपना फाइटर सपोर्ट पूरा रहेगा, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है मृदुल साइकिया की लास्ट फाइट यहाँ पे रोड टू यूएफसी में हुई थी, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था लास्ट ईयर। वो फाइट के अंदर कहीं ना कहीं मृदुल साइकिया एक्सपोज हुए हैं। लेकिन देन अगेन भाइयों, इंडियन फाइटर है और इंडियन फाइटर की चाहे कितनी ज्यादा भी क्रिटिसिज्म हो, हमें इंडियन फाइटर की फाइट को सपोर्ट करना ही है। उसको यह मौका दोबारा से दिया गया है। बहुत कम ही इंडियन फाइटर्स होते हैं जिनको दोबारा मौके दिए जाते हैं, दोबारा यूएफसी तक जाने का मौका मिलता है। तो मृदुल साइकिया के पास ये दोबारा मौका है। आई विश कि उन्होंने पूरी तरीके से प्रिपरेशन करी हो, जो लास्ट टाइम कमियां रह गई थी वो यहां पर वर्क अराउंड कर लिया हो उसके ऊपर। आई विश कि उनकी फाइट बहुत अच्छी तरीके से जाए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस रहेंगे मृदुल साइकिया और उनकी टीम को। आई होप आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करो यहाँ पर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में और इंडिया के लिए एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट निकाल के लाओ। बाकी भाइयों जैसे ही ये फाइट और पास आएगी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं जो अपना अगला सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इस मंथ यहाँ पर इंडियन एमएमए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है भाइयों चुंगरेन कोरेन की रोड टू यूएफसी की फाइट। तो 28 अगस्त को रियो ताजिमा के अगेंस्ट रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल्स में चुंगरेन कोरेन की फाइट होने वाली है। और ये फाइट भी अपने भाइयों इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऑब्वियसली बोलता हूं भाई हर फाइट इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग चुंगरेन कोरेन के पास कैसी अपॉर्चुनिटी थी। लास्ट ईयर वो सेलेक्ट हो गए थे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज के कारण खेल नहीं पाए। इस साल उनको शॉर्ट नोटिस पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, फाइटर इंजर्ड हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब सामने उनके यहाँ पर सेमीफाइनल्स में रियो ताजिमा है। अगर वो इस फाइट को जीतते हैं तो वो फाइनल्स की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। रोड टू यूएफसी में भाइयों अंशुल जुबली के बाद चुंगरेन कोरेन थर्ड ही ऐसे फाइटर है अंगद बिस्ट के अलावा जो सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं और सेमीफाइनल्स में अगर वो विक्ट्री ले लेंगे तो वो फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे। और करंटली भाइयों मेरी यहाँ पर चुंगरेन कोरेन की टीम मेंबर्स से बात हुई है और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि चुंगरेन भाई ने बहुत डेडिकेटेडली अपना फाइट कैंप करा है और वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और अभी के लिए उन्होंने फिलहाल इस फाइट के लिए अपनी स्ट्राइकिंग पे बहुत ज्यादा वर्क करा है। लास्ट फाइट के अंदर हमने देखने को मिला था उनके हाथों में पावर बहुत खतरनाक है, बैंटम वेट डिवीजन के हिसाब से उनके हाथों में बहुत पावर है और थोड़ी बहुत और टेक्निक इंप्रूवमेंट चाहिए उनको, थोड़े स्लिप काउंटर्स वगैरह चाहिए जिसके वो बहुत तगड़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो आई विश चुंगरेन कोरेन की भी बहुत तगड़ी फाइट यहाँ पर निकल के आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिले और ऑल द बेस्ट यहाँ पे चुंगरेन कोरेन और उनकी टीम को। और अब भाइयों बात करते हैं अपने इंडियन बॉक्सिंग के बारे में। अभी अभी आज यहाँ पर अनाउंसमेंट कराया नीरज गोयत ने कि उनकी नेक्स्ट बॉक्सिंग फाइट यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस के बैनर के अंदर होने वाली है और इस फाइट के अंदर नीरज गोयत की फाइट होने वाली है जर्मन
जर्मन बॉक्सर येसिन कुलाली के अगेंस्ट, जिसका रिकॉर्ड है 8 विक्ट्रीज एंड 1 लॉसेस। और येसिन कुलाली भाइयों अभी एक करंटली 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। 22 ईयर ओल्ड है, एक यंग एंड हंग्री इन प्राइम बॉक्सर के अगेंस्ट नीरज गोयत ने फाइट ली है। बर्मिंघम यूके के अंदर ये फाइट होगी। और जिन्हें नहीं पता भाइयों, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन, जो कि जेक पॉल की ऑर्गेनाइजेशन है। जेक पॉल भी वहां पर रहने वाला है और इस प्रमोशन के अंदर फाइट करना अपने आप में इंडियन बॉक्सर्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। करंटली मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस ने पीएफएल के साथ भी मर्जर करा है और बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रमोशन निकल के आ रही है। अब नीरज गोयत की भाइयों यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिटिसिज्म होती है कि वो इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनके बॉक्सिंग जो अपोनेंट्स होते हैं कोई बहुत टफ अपोनेंट नहीं होते। और एक बार को मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले आप मुझसे पूछे तो डेफिनेटली हाँ मैं ये मानता था कि इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग सीन में यहाँ पर नीरज गोयत जा रहे हैं, बॉक्सिंग को इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग के थ्रू लाइमलाइट लेके आ रहे हैं, जो कि गलत नहीं था, बट स्टिल मैं आप सबका आर्ग्यूमेंट समझता था। बट फिलहाल के लिए जो नीरज गोयत ने फाइट एक्सेप्ट करी है, स्पेशली जो लास्ट फाइट हुई थी नीरज गोयत की मार्क उर्वानोव के अगेंस्ट, आई नो इंडिया के अंदर वो टेलीकास्ट नहीं हुई थी, बट मैंने वो यहाँ पर जाके देखा था स्टेडियम के अंदर। और वो मार्क उर्वानोव बहुत तगड़ा बॉक्सर था भाई रशिया का। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड देखने के बाद तो मुझे खुद डर लग रहा था फाइट के अंदर कि भाई क्या हो रहा है, बहुत ही तगड़ा बॉक्सर था। बट नीरज गोयत की वहां पर स्किल्स प्रूव हुई। एक्चुअल में वो फाइटर है। जितना अच्छा नीरज गोयत शोमैन है, मुझे लगता है उनकी फाइटिंग स्किल्स को वो शोमैनशिप से लोग अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। बट भाई वो जो शोमैन है उसके पीछे एक बहुत खतरनाक बॉक्सर भी है। 3 टाइम WBC एशिया चैंपियन, वर्ल्ड रैंकिंग्स में जाने वाला फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सर। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आती भाई, एक्चुअल बॉक्सिंग भी आनी चाहिए उसके लिए। डेफिनेटली भाई शोमैनशिप यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, बट जब तक आपके पास शोमैनशिप के साथ साथ स्किल्स नहीं होंगे आप इतने पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। नीरज गोयत शायद इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बॉक्सर, और इस टाइप की फाइट लेना येसिन कुलाली जो कि एक यंग फाइटर है, 22 इयर्स ओल्ड है, 8-1 का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। डेफिनेटली भाई दिखाता है कि नीरज भाई अभी भी कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है बॉक्सिंग के अंदर। मजा आएगा भाइयों ये फाइट देखने के अंदर। नीरज भाई ने जिस तरीके से प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लैडर को क्लाइंब करा है, आप देखो उन्होंने नेटफ्लिक्स के अंदर फाइट कर रखी है, उन्होंने डेज़ोन के ऊपर फाइट कर रखी है, और अब भाइयों ये फाइट स्काई स्पोर्ट्स ESPN के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो आप समझ सकते हो इन बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के ऊपर नीरज गोयत की फाइट हो रही है। एक इंडियन बॉक्सर इन पे बॉक्सिंग कर रहा है। निशान देव भी साथ साथ आप देख सकते हो डेज़ोन वगैरह के पेपर व्यूज पे फाइट कर चुका है। लास्ट फाइट निशान देव की एंथनी जोशुआ के अंडर कार्ड में हुई थी। तो आप समझ सकते हो ये जो बॉक्सर्स हैं निशान देव, नीरज गोयत, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग को कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं भाइयों इंडिया के अंदर। धीरे धीरे ही सही, बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग का काफी सीन स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। ये जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं इन पे इंडियन बॉक्सर्स दिखने चाहिए। इंडियन बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आई होप भाइयों ये जो अगस्त का महीना है जिसमें मृदुल साइकिया, चुंगरेन कोरेन, नीरज गोयत, इन सबकी बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आए। तो भाइयों मुझे वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं करना, अब आप सब मुझे अपना ओपिनियन बताना कि इन फाइट्स के ऊपर आप सब क्या सोच रहे हो। क्या इंडियन फाइटर्स अगस्त के महीने में धमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन फाइट से अप टू डेट रहना तो मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारी फाइट्स की डिटेल कवरेज, डेट, टाइमिंग, सारी चीजें आप सबको बता दूंगा। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।